दुनिया के मंच पर आजकल काफी कुछ एक साथ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। आज की चर्चा में हम कुछ हालिया बहुत जरूरी वैश्विक घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जरूर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बता रहे हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे देख रहा है। हाँ। यूक्रेन संघर्ष में एक नई चिंताजनक चेतावनी क्या है और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हमारा मकसद है कि इन अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाएं। सही बात है। ये समझे कि इन घटनाओं का असल मतलब क्या है और ये हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये घटनाएं सिर्फ सुर्खियां नहीं है, ये असल में वैश्विक शक्ति संतुलन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, उसके ताने बाने में जो बदलाव हो रहे हैं, ये उसके संकेत है। हर घटना के तार कहीं ना कहीं दूसरी से जुड़े हुए मिलते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम गौर करेंगे। ठीक है। पहला, भारत का ये कहना कि वो रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखेगा। हाँ, ये अहम है। दूसरा, रूस की तरफ से यूक्रेन में मौजूद विदेशी सैनिकों को सीधी चेतावनी। ये भी गंभीर है। और तीसरा, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच जो चल रही है कूटनीतिक रस्साकशी। हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के ऊर्जा आयात से जुड़े इस अहम बयान से। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा खरीदेगा। इसमें रूस भी शामिल है। हाँ, ये बयान अपने आप में काफी सीधा लगता है ना? ऊपरी तौर पर सीधा है, लेकिन इसके पीछे कई परतें हैं। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है, बल्कि ये कब और किन परिस्थितियों में खरीद रहा है। अच्छा। हाँ, ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हाँ, वो तो है। यूक्रेन संघर्ष के चलते कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें रूसी तेल का बहिष्कार भी शामिल है। इस पृष्ठभूमि में भारत का ये कदम बहुत मायने रखता है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि एक तरह का कूटनीतिक संदेश भी है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत फिलहाल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सबसे ऊपर रख रहा है। हाँ। सोचिए, भारत जैसी विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा कितनी जरूरी है। बिल्कुल। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, जो आम आदमी से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देता है। सही बात है। ऐसे में अगर रूस रियायती दरों पर तेल दे रहा है, तो भारत के लिए ये एक बहुत आकर्षक विकल्प बन जाता है। इसे हम व्यवहारिक विदेश नीति या प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं। मतलब जहां तात्कालिक राष्ट्रीय हितों को वैश्विक दबावों या क्या कहते हैं विचारधारात्मक गठजोड़ से ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ आपने राष्ट्रीय हित की बात की और ये भी कहा कि ये फैसला भू राजनीति का भी हिस्सा है। क्या आप भू राजनीति को थोड़ा और समझा सकती हैं, खासकर इस संदर्भ में? जरूर। देखिए, भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि कैसे किसी देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक जरूरतें और उसके राजनीतिक लक्ष्य, ये सब मिलकर उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और दुनिया में उसकी जगह को तय करते हैं। अच्छा। अब भारत के इस तेल खरीदने के फैसले को देखिए। ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, ये तो है। उसकी आर्थिक जरूरत है कि ऊर्जा सस्ती मिले ताकि विकास दर बनी रहे और महंगाई काबू में रहे। और उसके राजनीतिक लक्ष्य हैं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। हाँ, मतलब किसी के दबाव में ना आना। बिल्कुल, किसी एक गुट के दबाव में आए बिना अपने फैसले लेना। जब भारत रूस से तेल खरीदता है, तो वो इन सभी चीजों, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति को ध्यान में रखकर फैसला ले रहा है। ये फैसला अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है, रूस के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को भी और चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा को भी। ये सब भू राजनीति का खेल है। अच्छा, तो ये सिर्फ सस्ता तेल खरीदने से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह कैसे बना रहा है और शायद अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन क्या स्रोत इस बात पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इस कदम के संभावित नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं? क्या पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने का खतरा नहीं है? स्रोत सीधे तौर पर शायद ना कहें, लेकिन ये खतरा तो है ही, वो इसमें शामिल है। देखिए, भारत एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो पश्चिमी देशों
खासकर अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को महत्व देता है, क्वाड जैसे समूहों का हिस्सा है। हाँ, दूसरी तरफ रूस के साथ उसके पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं। सस्ता तेल खरीदकर वो अपने आर्थिक हितों को साध रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश भी दे रहा है कि वो पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए नियमों या दबावों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा। ये निश्चित रूप से कुछ पश्चिमी राजधानियों में चिंता पैदा कर सकता है। उन्हें लग सकता है कि भारत उनकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। हाँ, ये मुमकिन है। तो हाँ, रिश्तों में कुछ तनाव या थोड़ी जटिलता आने का जोखिम तो है ही। भारत को अपनी कूटनीति के जरिए इस संतुलन को साधना होगा। ये वाकई एक जटिल संतुलन साधने वाली बात है। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो यूक्रेन संघर्ष से जुड़ा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद विदेशी सैनिकों को लेकर एक चेतावनी जारी की है। ये सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, ये बेहद गंभीर चेतावनी है। स्रोत के मुताबिक रूस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूक्रेन की धरती पर मौजूद कोई भी विदेशी सैनिक, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो, सलाहकार, प्रशिक्षक या स्वयंसेवक लड़ाका, रूसी सेना के लिए एक वैध लक्ष्य माना जाएगा। वैध लक्ष्य? हाँ, लेजिटिमेट टारगेट। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये एक सीधी धमकी है। वैध लक्ष्य, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि रूसी सेना जानबूझकर ऐसे लोगों पर हमला कर सकती है? हाँ, इसका मतलब यही है। और क्या स्रोत बताते हैं कि ये चेतावनी कितनी विश्वसनीय है? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या जमीनी हकीकत बदलने की क्षमता रखती है? वैध लक्ष्य का सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत युद्ध के दौरान उन पर हमला किया जा सकता है। रूस ये कह रहा है कि वो इन विदेशी नागरिकों को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल मान रहा है, न कि तटस्थ पर्यवेक्षक। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये कितना विश्वसनीय है। देखिए, युद्ध के दौरान इस तरह की चेतावनियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। रूस पहले भी यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों के ठिकानों पर हमले कर चुका है। ये चेतावनी उस कार्रवाई को सही ठहराने और भविष्य में ऐसे और हमलों की जमीन तैयार करने का एक तरीका हो सकती है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती, बल्कि रूस की सैन्य रणनीति का हिस्सा हो सकती है। वो शायद पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहता है कि अगर उन्होंने अपने सैनिक, चाहे आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से, यूक्रेन भेजे तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से संघर्ष के दायरे को और बढ़ाने की धमकी है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी नेटो देश का सैनिक, भले ही वो छुट्टी पर गया स्वयंसेवक क्यों ना हो, मारा जाता है तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है? बिल्कुल, यहीं पर ये चेतावनी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये संघर्ष के अनियंत्रित रूप से फैलने का, मतलब अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन का जोखिम पैदा करती है। हाँ, ये शब्द सुना है। कल्पना कीजिए, अगर किसी नेटो देश का नागरिक, जो शायद अपनी सरकार की जानकारी के बिना ही वहां लड़ने गया हो, रूसी हमले में मारा जाता है। इससे उस देश के अंदर अपनी सरकार पर कार्रवाई करने का भारी दबाव बन सकता है। जाहिर है, ये स्थिति रूस और नेटो के बीच सीधे टकराव का कारण भी बन सकती है, जिसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। हाँ, वो तो है। ये चेतावनी एक तरह से रूस द्वारा खींची गई लाल रेखा है, रेड लाइन जिसे कहते हैं। ये बताने के लिए कि वो यूक्रेन में बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को किस हद तक बर्दाश्त करेगा। ये वाकई चिंताजनक है। ये उन व्यक्तियों के लिए भी सीधी चेतावनी है जो शायद मानवतावादी कारणों से या यूक्रेन के समर्थन में वहां गए हों। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि युद्ध क्षेत्र कितना खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता है। इसके अलावा क्या इस चेतावनी का कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? हाँ, निश्चित रूप से। ये पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी है। अच्छा। रूस शायद ये उम्मीद कर रहा है कि इस चेतावनी से पश्चिमी देश यूक्रेन को, मतलब, और ज्यादा उन्नत हथियार या ट्रेनिंग देने से हिचकिचाएंगे। ये विदेशी स्वयंसेवकों को भी हतोत्साहित करने का एक प्रयास है। देखिए, युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता, हाँ, बल्कि सूचना और मनोविज्ञान के स्तर पर भी लड़ा जाता है। ये चेतावनी उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है जिसका मकसद विरोधी पक्ष के संकल्प को कमजोर करना है। ये समझना जरूरी है कि कैसे शब्दों और चेतावनियों का इस्तेमाल भी युद्ध में एक हथियार की तरह किया जा सकता है। ठीक है, अब इन तीनों मुद्दों, भारत की तेल नीति और यूक्रेन में रूस की चेतावनी के साथ जोड़कर देखते हैं तीसरी अहम कड़ी को, वैश्विक कूटनीति, खासकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही बातचीत। क्या इन तीनों के बीच कोई सीधा संबंध है? सीधा और स्पष्ट संबंध शायद न दिखे,
लेकिन वैश्विक राजनीति एक जाल की तरह है जहां सब कुछ आखिरकार एक दूसरे से जुड़ा होता है। हाँ, ये तो है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत और कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। ये अपने आप में सामान्य लग सकता है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियां, उनके बीच का रिश्ता तय करता है कि वैश्विक व्यापार कैसे चलेगा, तकनीकी विकास किस दिशा में जाएगा और क्या दुनिया के बड़े संकटों का समाधान मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा या नहीं। तो आप कह रही हैं कि जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस यूक्रेन में चेतावनी दे रहा है, उसी समय अमेरिका और चीन का आपस में बात करना या न करना या किस तरह बात करना, ये दोनों स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। कैसे? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अस्थिरता आ सकती है। हाँ, इससे ऊर्जा की मांग और कीमतों पर असर पड़ सकता है, जो भारत के तेल खरीदने के फैसले को और जटिल बना सकता है। सही बात है। अगर चीन रूस का खुलकर समर्थन करता है तो ये यूक्रेन संघर्ष को लंबा खींच सकता है और रूस की चेतावनी को और वजन दे सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका और चीन किसी तरह का कामकाजी समझौता कर लेते हैं, भले ही कुछ ही मुद्दों पर, तो इससे वैश्विक तनाव थोड़ा कम हो सकता है और शायद यूक्रेन जैसे संकटों के समाधान के लिए कूटनीतिक गुंजाइश बन सकती है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये बड़ी शक्तियां अमेरिका, चीन, रूस और उभरती शक्तियां जैसे भारत इस जटिल वैश्विक शतरंज की बिसात पर अपनी चालें कैसे चल रही हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या वे केवल अपने छोटे तात्कालिक हितों को देख रही हैं या फिर वे किसी तरह की वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश भी कर रही हैं? उनके बीच की बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी चलती है। हाँ। और हर बातचीत, हर समझौता या असहमति का असर बाकी दुनिया पर पड़ता है। ये तो वाकई एक बहुस्तरीय शतरंज के खेल जैसा लगता है, जहाँ हर खिलाड़ी की चाल दूसरे को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। भारत का आर्थिक फैसला यानी तेल खरीदना, रूस के सैन्य कदम यानी चेतावनी और अमेरिका चीन की कूटनीतिक स्थिति, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, अछूते नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है कि हमें इन बड़ी शक्तियों के संकेतों और उनके बीच चल रही बातचीत पर लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल। उनकी बातचीत के विषय क्या हैं? क्या वे जलवायु परिवर्तन या महामारी जैसी जो हम सब की चुनौतियां हैं, उन पर सहयोग कर रहे हैं, या फिर व्यापार, तकनीक और ताइवान जैसे मुद्दों पर टकराव बढ़ रहा है? क्या वे तनाव कम करने के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं या फिर गलतफहमी और दुर्घटना का जोखिम बढ़ रहा है? स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि दुनिया टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। सही कहा। भारत का फैसला दिल्ली में लिया गया हो सकता है, रूस की चेतावनी मॉस्को से आई हो सकती है और अमेरिका चीन की बातचीत वॉशिंगटन और बीजिंग में हो सकती है, लेकिन इन सब के परिणाम पूरी दुनिया महसूस करती है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। हाँ। भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक और स्वतंत्र रास्ते चुन रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें स्थापित वैश्विक नियमों या गठबंधनों से थोड़ा अलग हटना पड़े। ठीक है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय हित अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख एक ड्राइवर है। दूसरा, संघर्षों का बढ़ता जोखिम। यूक्रेन जैसे मौजूदा संघर्षों में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर रूस जैसी शक्तियों का रुख कड़ा हो रहा है। सीधी चेतावनियां जारी की जा रही हैं, हाँ। जो न केवल संघर्ष क्षेत्र में जोखिम बढ़ाती हैं, बल्कि बड़े लेवल पर टकराव की आशंका भी पैदा करती हैं। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष आसानी से वैश्विक तनाव का केंद्र बन सकते हैं। और तीसरा, बड़ी शक्तियों की जटिल कूटनीति। इन सब के बीच अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियां अपने बेहद उलझे हुए संबंधों को संभालने की कोशिश कर रही हैं। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा और संयोग का संतुलन ही काफी हद तक ये तय करेगा कि दुनिया भविष्य में स्थिरता की ओर बढ़ेगी या और ज्यादा टकराव की ओर।
उनकी कूटनीति बाकी दुनिया के विकल्पों और फैसलों को भी प्रभावित करती है। ये एकदम साफ है कि ये तीनों बिंदु, आर्थिक व्यावहारिकता, सैन्य तनाव और कूटनीतिक संतुलन, आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। एक जगह लिया गया फैसला दूसरी जगह लहरें पैदा करता है। भारत का तेल खरीदना सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं, ये रूस पश्चिम तनाव और वैश्विक ऊर्जा राजनीति के बड़े खेल का हिस्सा है। सही। रूस की चेतावनी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं, ये नेटो के साथ उसके व्यापक शक्ति संघर्ष को दर्शाती है। और इन सब के ऊपर अमेरिका चीन की कूटनीति का साया मंडरा रहा है। ये सब मिलकर एक बहुत ही गतिशील और कुछ हद तक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना रहे हैं। सही कहा। और ये हमें ये भी दिखाता है कि जानकारी कितनी जरूरी है। इन स्रोतों से गुजरने का मतलब सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है। हाँ, कनेक्शन देखना। हाँ, कनेक्शन देखना, उनके संभावित परिणामों का अंदाजा लगाना है। ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आज की घटनाएं कल के फैसलों की नींव रखती हैं। आज हमने भारत की तेल रणनीति, यूक्रेन से जुड़ी रूसी चेतावनी और अमेरिका चीन संबंधों सहित व्यापक वैश्विक कूटनीति पर केंद्रित स्रोतों की गहन पड़ताल की। हाँ, हमने देखा कि कैसे आर्थिक जरूरतें, सैन्य वास्तविकताएं और कूटनीतिक चालें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, जिससे एक जटिल वैश्विक तस्वीर बनती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जो सीधे इन स्रोतों से उभरता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि आने वाले समय में देश अपनी तात्कालिक जरूरतों जैसे सस्ती ऊर्जा या आर्थिक विकास और अपने लंबे समय के रणनीतिक हितों, नैतिक मूल्यों और वैश्विक स्थिरता की जिम्मेदारियों के बीच ये संतुलन कैसे बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या छोटे तात्कालिक फायदे हमेशा लंबे समय के जोखिमों पर भारी पड़ेंगे, या क्या देश एक ऐसी राह खोज पाएंगे जहां वे अपने हितों को साधते हुए भी एक ज्यादा स्थिर और सहकारी विश्व व्यवस्था में योगदान दे सकें? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भविष्य की दुनिया को आकार देगा।